हेलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक पॉलिटी। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? जो सीएजी का जो पद है वो किसके तहत, मतलब किस अधिनियम के तहत सुझाव दिया गया था? ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के अनुसार सीएजी के पद की व्यवस्था की गई थी और वर्तमान में यह अनुच्छेद 148 में यह पद दिया गया है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है 1773 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के अधिनियम के तहत की गई थी और उसके पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और इसके अन्य न्यायाधीश जो थे वो चैम्बर्स, लेवेस्टर और हाइड थे। मतलब कुल मिला के मुख्य न्यायाधीश सहित 4 जो सदस्य थे वो सर्वोच्च न्यायालय में जब बनाया गया था तब थे। अगला प्रश्न तीसरा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है कि भारत के संविधान का निर्माता जो है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को? इसका जो सही आंसर है वो है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। जो ये दिया गया है ये संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि संविधान का प्रारूप पूरा कब हुआ? संविधान का प्रारूप पूरा कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 30 नवंबर 1949 को? इसका जो सही आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला था और 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार करने का काम भी पूरा हो गया था और संविधान सभा पर कुल मिला के 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इनमें महिलाओं की संख्या 8 थी, ठीक है। और संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इसमें कुल मिला के 11 बैठकें हुई थी और इसके प्रारूप पर 114 दिन का विचार हुआ था और संविधान के निर्माण पर कुल मिला के 64 लाख रुपयों का खर्च आया था। और इसी दिन 26 और संविधान सभा की अगर बात करें कि अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 7 कि प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति जो है इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। मतलब कि प्रारूप समिति जो थी वो कुल मिला के 7 सदस्यों की कमेटी थी जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो सूचियों पर आधारित है कि भारत के संविधान में किस देश से कौन सी संविधान ली गई थी। मतलब राज्य के नीति निर्देश कहाँ से लिए गए थे, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, संघ राज्य संबंध कहाँ से लिए गए, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, और भारत राज्यों का संघ है या कहाँ से लिया गया था। इसका सही आंसर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपके लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से, और मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और भारत राज्यों का संघ है और संघ को अधिक शक्ति मिली हुई है ऐसा कनाडा से लिया गया। तो इस प्रकार जो सही आंसर जो हमारा है वो होता है, जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है। उद्देशिका से, मूल अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, या फिर मूल कर्तव्य से। इसका सही आंसर है वो है उद्देशिका से, कि जो नीति निर्देशों का जो निर्माताओं का मत था वो कहाँ से हमें दिखता है। तो उद्देशिका हमें बताती है कि संविधान निर्माता किस प्रकार का संविधान चाहते थे। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। आपके ऑप्शन है न्यायपालिका विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, दूसरा है केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, सी ऑप्शन भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय की शक्तियां, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य की सरकारों की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 की संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर है कि संघ संविधान जो समिति थी उसका जो अध्यक्ष कौन था, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। बी आर अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जे बी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो मौलिक अधिकार की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, इसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, या फिर वल्लभ भाई पटेल। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन से उपबंध जो थे वो 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए थे। आपके निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो कूट दिए गए हैं वो है केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर 1, 2, 3 या 2 और 4। इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 ही जो है वो लागू हुए थे। मतलब निर्वाचन और नागरिकता ये दो थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2
इन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दोनों कथन सही है। कथन द्वितीय एक कथन एक की स्पष्टीकरण है। दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन एक की स्पष्टीकरण नहीं है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। जो पहला कथन है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया, और दूसरा कथन है प्रांतों को प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई थी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि दोनों कथन सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण एक दूसरे के नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, सी जर्मनी और चौथा कनाडा। इसका सही आंसर है वो है जर्मनी। जो आपात उपबंध है जिसे वीवर संविधान कहा जाता है जर्मनी का, यहां से ही आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? नागरिकता, स्वतंत्र केंद्र और राज्यपालों की नियुक्ति, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, जो भारत और अमेरिका के संविधान में एक समान दी गई है। तो यह एक समान है। प्रश्न नंबर 16, तो इसका सही आंसर है कि जिस प्रकार की अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका है उसी प्रकार भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, और न्यायपालिका जो भारत की है वो अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 की भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है। दूसरा, यह वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। तीसरा, यह द्विसदनीय विधायिका है। और चौथा, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। कि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न कैसे है? इसका सही आंसर है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली पर आधारित है, इसलिए यह ब्रिटेन की प्रणाली से भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 की भारत के संविधान के प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में पहला है भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तीसरा है न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। और चौथा वह शासन के एक अधिनायकी स्वरूप के पक्षधर थे। तो इसको लेकर कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, 3 और 4, या फिर 1 2 4? इसका जो सही आंसर है वो है केवल 1 और 2, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है उद्देश्यों के कथन ने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। दूसरा है यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि घोषणा और संकल्प और प्रतिज्ञा भी थी। तीसरा है इसने हमारे संविधान का एक दर्शन प्रदान किया। वही कूट के आधार पर चुनना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, दूसरा है केवल बी केवल 1, सी ऑप्शन है 1 2 3 और चौथा है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर है सी 1 और 2 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई है?
कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसदीय व्यवस्था। कूट के आधार पर इसे भी चुनना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है 2, 3 और 4, सी ऑप्शन है केवल 1 और 4 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 4। इसका सही आंसर है वो है 1, 2 और 4, क्योंकि न्यायपालिका जो स्वतंत्रता है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, न कि ब्रिटिश के संविधान से। अगला है अनुच्छेद 21, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है एनजी आयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला या फिर बी एन राव। जो बी एन राव थे वो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, न कि प्रारूप समिति के सदस्य। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? ऑप्शन है नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद या फिर मौलिक अधिकार। कूट के आधार पर चुनना है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 और 3 या फिर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 22। इसका सही आंसर है वो है 1, 2, 3 बी ऑप्शन, क्योंकि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था तब अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 से लेकर 94 तक ये अनुच्छेद लागू हो गए थे। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। तीसरा है चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा किया गया था। चौथा है सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? कूट के आधार पर चुनना है केवल 1, 1, 2, 3, 2 और 4 या केवल 1 और 3। इसका सही आंसर है केवल 1 और 3 डी ऑप्शन, क्योंकि सीटों का आवंटन जो है वो 1946 के कैबिनेट मिशन ने तय की थी, न कि माउंटबेटन की योजना ने। और दूसरा इसलिए गलत है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स है, 1813 का चार्टर एक्ट है और 1833 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1915 का एक्ट। इसका सही आंसर है वो है आपका 1961 का एक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर दिया गया था। ठीक है, और चौथा है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के अनुसूची 6 पर आधारित थी। कर संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसके आधार पर कौन सा कथन हमारा सही है?
इसका सही आंसर है, या कौन सा गलत कथन कौन सा है ये चुनना है। तो इसका वही आंसर है कि इसका निर्वाचन जो है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यही इसका गलत आंसर है। अगला है, संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 27, इसका सही आंसर है, स्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? आपके ऑप्शन है, प्रश्न नंबर 29 की सॉरी क्वेश्चन मिस हो गया है, तो कितने अधिवेशन थे? 7, 9, 12 या 15? तो इसका सही आंसर है सी 12। 28वां प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव या फिर महात्मा गांधी? इसका सही आंसर रखा था वो था जवाहरलाल नेहरू ने, कि जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप बनी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, के संथानम या K.M. मुंशी? इसका सही जो आंसर है वो है B.N. राव के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? आपके ऑप्शन है, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर कनाडा? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से किसके उदाहरण से प्रभावित हुए थे? ऑप्शन है, आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर है आयरिश गणतंत्र, मतलब कि आयरलैंड। अगला प्रश्न है जो कूट पर आधारित है कि संविधान और उसके स्रोत, जैसे संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए, राष्ट्रपति का आपातकाल कहाँ से लिया गया और संघ राज्य संबंध कहाँ से लिए गए? इसके अनुसार जो है वो संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, नीति निदेशक तत्व जो थे वो आयरिश संविधान से लिए गए, आपातकाल जो था वो जर्मनी के संविधान से था, और संघ राज्य संबंध जो था वो कनाडा के संविधान से था। इसके अनुसार जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर शौकत अली? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम किसके अधीन आरंभ किया गया था? ऑप्शन है, मार्ले मिंटो सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन योजना या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी विधानमंडल का विस्तार, और तीसरा है केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार और पुनर्गठन। कूट के आधार पर इसे चुनना है, केवल 2
1 और 3, केवल 3 या 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 36। उसका सही आंसर है वो आपका है डी, केवल 2 और 3, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ जो है 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार में किया गया था, ना कि 1919 के मॉन्टेग्यू चिल्मस्फोर्ड सुधार में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 कि 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों को ABCD के कोट में विभाजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सही है? ऑप्शन है मुख्य आयुक्त कोट ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राष्ट्र प्रमुख कोट बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था और राज्यपाल कोट सी और डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। इसी प्रकार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचन के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। इस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया था? ऑप्शन है विभिन्न अल्पसंख्यक समूह के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, भिन्न जाति धार्मिक समूह महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा या देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा। इसका सही आंसर है वो था सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत संविधान सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अनुदेश पत्र को 1950 में भारत सरकार के किस रूप में शामिल किया गया था? मूल अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के रूप में या भारत सरकार के कार्य संचालन के रूप में? इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक के रूप में, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि ये भी प्रश्न कूट पहले थे कि अधिनियम और उसकी विशेषता के संबंध में कि 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 के एक्ट की क्या विशेषताएं थी? इसके अनुसार जो 1892 का जो एक्ट है उसमें निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत कर दी थी। ठीक है। द इंडियन काउंसिल 1909 ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। 1919 के जो थे उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी और 1935 ने प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की थी। इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा ए है। अगला प्रश्न है 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या स्थापित किया? पहला है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया। दूसरा, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया। तीसरा, भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया। 41 नंबर कूट के आधार पर चुनना था 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3 और 1 और 2। इसका सही आंसर है डी, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उपसमिति नियुक्त की थी। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा की थी? पहला है उत्तर पूर्व सीमांत यानी असम जनजाति और अपराजित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची। दूसरा है असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषद का गठन। असम और के लिए जनजातीय अपराजित क्षेत्रों के लिए 6ठी अनुसूची या उत्तर पूर्व भारत में राज्यों के क्षेत्रों का सीमांकन। इसका सही आंसर है कि चारों सही है। क्या केवल एक सही है या 1 2 3 सही है या 2 3 सही है?
इसका सही आंसर है केवल 1, बाकी सारे इसके गलत है। अगला प्रश्न है कि कौन सा व्यक्ति किस समिति का अध्यक्ष था, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य था? राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णाचारी, एच.सी. मुखर्जी या फिर बी.आर. अम्बेडकर? इसमें जो है, जो अम्बेडकर थे, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और टीटी कृष्णाचारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस प्रकार इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 कि 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के द्वारा त्यागपत्र देने के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल था? पहला ऑप्शन है राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया। दूसरा, केंद्र ने प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक परिवर्तित कर दिया। या फिर डी ऑप्शन, प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में पक्षकार घोषित कर दिया। इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, क्योंकि लाल नीलथगो ने बिना भारत के नेताओं से परामर्श किए बगैर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है संविधान का प्रारूप जैसा विचारित किया गया है यह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है या सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की नियुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विचार के लिए छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद या फिर जे.बी. कृपलानी? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अगला प्रश्न है कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? लोकतांत्रिक जनसंख्या संघ सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन। दूसरा, प्रांतों और राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध। तीसरा, संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना। और डी, संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना। इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, कि जो 1946 के कैबिनेट मिशन का एक हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही नहीं है? पहला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था। तीसरा, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की राय से प्रभावित नहीं होता था। और चौथा है सामूहिक सहभागिता का अभाव उत्पन्न करने से जनता से सुझाव मांगे गए थे। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, 3 और 4 और 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 47 इसका सही आंसर है क्वेश्चन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 की भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधियों में निश्चित कर दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रिवी काउंसिल अधिकारिता समाप्ति अधिनियम 1949 या निवारक निरोध अधिनियम 1950? क्वेश्चन नंबर 48 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 1 और 2 जो थे उन्हें निश्चित कर दिया गया था। ये थे हमारे आज के संविधान से संबंधित 48 प्रश्न।